आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सभी को मेरा यानी हेमंत कुमार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आपकी सेवा में मैं पुनः एक बार हाजिर हूं और फिर से वही हमारे गब्बर सिंह, जो ये शोले फिल्म के एकमात्र ऐसे एक पात्र हैं जो कि नेगेटिव होने के बावजूद भी सभी के दिलो दिमाग पर आज तक भी छाए हुए हैं और कहना ना होगा कि जैसे राज ही कर रहे हैं। उन्हीं की बात को अब आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर खलनायक हो तो गब्बर सिंह जैसा, वरना ना हो। तो कल हमने बात की थी गब्बर सिंह के बारे में कि भाई किस प्रकार वो सब कुछ ऐसा चल रहा था कि भाई सेट पर जाना उनका और टेंशन में रहना, बहुत ज्यादा दिक्कतें बहुत ज्यादा थी उनके साथ में। हर समय वो अ, मतलब वो जो उन्होंने एक यूनिफॉर्म पहनी हुई है हरे रंग की, उस यूनिफॉर्म को पहन करके वो सेट पर बैठे रहते थे। होटल में भी उसी यूनिफॉर्म को पहन करके बैठे रहते थे ताकि उन्हें ये लगे कि भाई वो अमजद खान नहीं है, वो गब्बर सिंह ही है। शुरू से आखिर तक, इस पल से उस पल तक सिर्फ और सिर्फ गब्बर सिंह ही है वो। इसी बात को अपने अंतर्मन में उतारने के लिए गब्बर सिंह ने ये काम किया और इस चीज के लिए उनको जो सलाह थी वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर, कैमरामैन द्वारका दिवेचा साहब ने उनको ये नसीहत दी थी। और उसके बाद अमजद खान साहब ने शूट किया। थोड़ा मुश्किलें रही उनके लिए। एक दो दिन तक वो सिर्फ इसी परिधान में, इसी वेशभूषा में रहे सेट पर। उन्हें शराब पीने की आदत नहीं थी, इसलिए वो चाय पीते रहते थे। और वो करने के बाद में उन्होंने पूरा अपना शॉट दिया। उन्होंने अपनी वाइफ से बोला, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि मैं बहुत ज़्यादा अधीर हूँ, मुझे लगता है कि मैं ये सीन कर पाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूं। फिल्म की डिमांड के अनुरूप मैं फिट नहीं बैठ रहा। कुछ इस तरह की बातें वो शैला जी यानी अपनी वाइफ से, जो कि उनकी वाइफ तो कम थी, उनकी दोस्त ज़्यादा थी, यही बातें किया करते थे पत्र के जरिए। वेल, अगले शेड्यूल में जब उन्होंने ये पत्र लिखा, उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा तैयार थे और पहले कुछ टेक हुए और उसके बाद में उन्होंने उसे बिल्कुल सही किया। वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अपने किरदार को जी रहे थे और जब वो शूटिंग नहीं कर रहे होते थे तब भी वो उसी यूनिफॉर्म में रहते थे। लेकिन आप देखिए कि वो उसको पहने हुए अपनी पोशाक को, जो उन्होंने चोर बाजार से, मुंबई चोर बाजार से वो पोशाक खरीदी थी, जो वो मिलिट्री की पोशाक पहने हुए हैं। काम तो करते हैं डकैत का, लेकिन जो पोशाक है वो मिलिट्री की पोशाक है, यानी एकदम उल्टी पोशाक। किरदार कौन सा जी रहे हैं और पोशाक कौन सी पहन रहे हैं, उसके बावजूद भी फिल्म एकदम हिट। तो वो इस पोशाक को पहन करके, अपनी इस ड्रेस को पहन करके जब बैठे रहते थे यूनिट के बीच में, चाहे भले उनका शॉट चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो, तो भी कुछ लोग ऐसे थे कि जो इस चीज से बाज नहीं आ रहे थे कि उन्हें, मतलब, किसी बात पर चिड़चिड़ाना, उल्हाना, उनको पुरानी जो उनकी बातें थी, जो उनसे शॉट में गलती हो चुकी थी पहले,
उस चीज की उन्हें बार बार याद भी दिला रहे थे। एक इंसान को ऐसे समय पे इनकरेज किया जाता है, डिस्करेज नहीं। लेकिन ऐसा चल रहा था वहां पर। और अमजद खान साहब, इन सभी सुपरस्टार्स के बीच में जो भी स्टार्स थे वहां पर, उनके बीच में एकमात्र ऐसा चेहरा थे जो कि बिल्कुल नए थे। और अमिताभ बच्चन भी नया चेहरा ही समझ सकते हो, लेकिन अमजद खान साहब तो और भी ज्यादा नया चेहरा थे। इवन इसमें जो सचिन हैं, जिनकी उम्र करीब 15-16 साल के लगभग रही है, वो भी अमिताभ बच्चन से कहीं ज्यादा सीनियर थे, क्योंकि उन्होंने भी कई फिल्में की कर चुके थे अब तक। शायद 50-60 फिल्मों के लगभग उन्होंने फिल्म कर ली थी, सचिन साहब ने, क्योंकि सचिन साहब ने बहुत पहले से फिल्मों की शुरुआत कर दी थी अ, बाल कलाकार के रूप में। तो अब अमजद खान साहब अपना बेचारे लगे हुए थे अपने काम के ऊपर। हालांकि उन्होंने शॉट सही कर रहे थे अब वो, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाग उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उनसे बोल रहे थे उनके बारे में कि भाई रमेश सिप्पी साहब ने गलती की है कि अमजद खान को गब्बर के लिए साइन कर लिया है। गब्बर को इस तरह से गलत समझा गया फिल्म के लिए। और उन्होंने कहा कि अगर जो लोग गब्बर सिंह के बारे में, यानी अमजद खान साहब के बारे में बहुत गलत बोल रहे थे, वो ये तक कह रहे थे कि ये फिल्म नहीं चलेगी और इसके लिए पूरा जिम्मेदार माना जाएगा गब्बर सिंह को, यानी अमजद खान को। और ये जो सुगबुगाहटें थी, ये जो अफवाहें और अजीब सी बातें, ये नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि फिल्म के जो राइटर, स्क्रिप्ट राइटर जो थे, सलीम जावेद साहब, ये बात उन तक भी पहुंच गई। सलीम जावेद वही जिन्होंने गब्बर सिंह के लिए अमजद खान साहब का नाम सुझाया था। जब ये बात उन तक पहुंची तो ये अजीब एक चीज हो गई। तो अब फिल्म के जो राइटर थे उनके लिए ये बात बड़ी दिक्कत वाली बात हुई, और उनके लिए लगभग ये असंभव हो गया कि वो इस बात को नजरअंदाज कर सकें, क्योंकि उन्हें ये फिल्म किसी भी कीमत पर, क्योंकि अभी सलीम जावेद साहब का भी जो करियर था वो बिल्कुल पटरी पर आ चुका था, क्योंकि जंजीर अभी लगी नहीं थी, जंजीर को लगना बाकी था। ये उस समय की बात है जब जंजीर जो फिल्म थी वो लगी नहीं थी। और उधर सलीम खान और जावेद अख्तर साहब भी पूरी तरीके से मेहनत कर रहे थे, जबरदस्त हर चीज के ऊपर। हमें ये डायलॉग्स जितने भी सुनाई देते हैं ना सलीम जावेद साहब की फिल्म के, ये वो चीजें हैं जो हमारे पास में एकदम रिफाइंड होकर के आई, जो तैयार होकर के आई। ये शायद वो 101वीं चीज होगी जो हम आज सुनते हैं, लेकिन उससे पहले जो 100 चीजें उन्होंने कागजों पर तैयार की, वो कागज जो फट करके, जो गुड़मुड़ होकर के किसी डस्टबिन का हिस्सा बन गए, वो चीज हमारे सामने आज तक कभी नहीं आई। इसलिए सलीम जावेद साहब भी अपने खुद के करियर के लिए बहुत ज्यादा हाथ पैर मार रहे थे इस समय। हालांकि उन्हें उन्होंने कई फिल्में बनाई थी, अंदाज, सीता और गीता, जंजीर, लेकिन शोले जो थी वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट थी, बनने से पहले लोगों की नजर में आ चुकी थी। और इस फिल्म में अगर जरा सी भी एक चूक होती ना, वो पूरी फिल्म को धराशायी करने के लिए बहुत थी। इसलिए इस बात के ऊपर सलीम जावेद भी बहुत ज्यादा सीरियस हुए और उन्होंने इसे बड़ी गंभीरता से लिया। और उन्होंने रमेश सिप्पी से इसके बारे में बात की, क्योंकि उन्होंने भाई रमेश सिप्पी को अमजद खान साहब का नाम सुझाया किसने था? सलीम साहब ने सुझाया था, सलीम खान ने। और सलीम खान ने उनका नाम सुझाया था जावेद अख्तर के एक रेफरेंस पर, जो कि उन्होंने 1963 में फिल्म में, जो ताल कटोरा स्टेडियम में जो अमजद खान साहब ने जो नाटक जो किया था अपने भाई इम्तियाज खान के साथ में, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ए मेरे वतन के लोगों नाम से।
तो ये रेफरेंस वहां से आ रहा था। और रमेश सिप्पी की जो बहन थी सोनी, उन्होंने भी अमजद खान साहब के साथ में एक एक प्ले शेयर किया था, जिसमें जो सोनी थी यानी रमेश सिप्पी की जो बहन, उन्होंने अमजद खान की माँ का रोल निभाया था। तो ये रेफरेंसेस रमेश सिप्पी के पास में पहले तो किसके जरिए पहुंचे, ये मैंने जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं अपने अध्याय में, वीडियो में। तो अब रमेश सिप्पी साहब का भी पैसा लगा हुआ था, तो इस बात का ख्याल इनको था, सलीम जावेद को, कि भाई पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है रमेश सिप्पी द्वारा और जीपी सिप्पी यानी पिता पुत्र द्वारा इस फिल्म को बनाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। तो पैसा जब बहाया जा रहा है तो इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और ये सिफारिश की थी उन्होंने गब्बर सिंह की, सलीम साहब ने। तो सलीम और जावेद साहब ने, है ना, तो इनको ऐसा लगा कि भाई अब फिल्म किसी भी तरीके से सही बननी चाहिए, क्योंकि बात पैसे की आ रही है, बात समय की आ रही है, सबके सामने नाम जा चुका है। और उसके बाद में अगर ये फिल्म जरा सी अटकती है और एक कोई कोई भी कारण से अटकती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जानी है। तो उसमें कोई भी एक ऐसा कारण नहीं रहना चाहिए जिसकी वजह से फिल्म को किसी भी प्रकार का नुकसान हो। तो इस वजह से फिर आ, सलीम साहब और जावेद साहब का रमेश सिप्पी से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और वैसे भी सलीम साहब और जावेद अख्तर साहब जिस फिल्म के को लिखते थे, वो उस फिल्म के एक एक चीज़ के ऊपर पूरा उनका जवाबदेही होती थी, और वो हर चीज़ के बारे में नज़र रखते थे, खबर रखते थे। क्योंकि उनको लगता था कि लेखक जो होता है ना, वो पूरा फिल्म का एक हिस्सा होता है, उसको पता होना चाहिए कि फिल्म कहाँ पर किस तरीके से कैसे बन रही है, उसमें क्या स्क्रीन प्ले में वही चीज़ रखी गई है जो उन्होंने लिखी है। तो इस चीज़ के ऊपर बराबर वो नज़र रखते थे। और सलीम जावेद साहब का ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ सिर्फ शोले फिल्म के साथ में उनका ये रवैया था, उनका ये रवैया हर फिल्म जो उन्होंने लिखी दोनों ने साथ मिलकर के 1981 तक, सिलसिला फिल्म के रिलीज होने से पहले, जब तक इनकी जोड़ी तैयार थी, टूटी नहीं थी मतलब, तब तक भी उनका रवैया ऐसा ही था। और ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म को मानते थे, और इसमें कहीं कोई बुराई है भी नहीं। तो बहरहाल हुआ ये कि इन्होंने तुरंत प्रभाव से रमेश सिप्पी से मिलने की योजना बनाई, और फिर इनसे कहा कि भाई आप देखिए कि जो भी कोई चीज़ आपको लगता है तो आप अगर अमजद खान की एक्टिंग से संतुष्ट नहीं है किसी भी तरीके से, तो आप उन्हें बदल सकते हैं। क्योंकि रिकमेंड और सिफारिश भी हमने ही की थी आपसे कि भाई आप अमजद खान साहब को रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह से ये फिल्म के अनुरूप नहीं जा रहे, तो आप इनको बदल सकते हैं। काफी दिनों तक आप देखिए कि इस तरह की अफवाहों का हडकंप मचता रहा कि भाई अमजद खान को हटा दिया गया है फिल्म से, और गब्बर सिंह के लिए अब एक नए सिरे से एक नई तलाश शुरू हो रही है गब्बर सिंह को, नए गब्बर सिंह के लिए। ये मात्र लेकिन मैंने जैसा कि बताया आपको कि सिर्फ कुछ सुगबुगाहटें और अफवाहें ही थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आप समझिए कि इन अफवाहों के बीच में किस प्रकार अमजद खान ने गब्बर सिंह का पात्र अभिनीत किया। क्योंकि वो हर रोज ये सारी चीजें सुनते थे, उन्हें ये पता भी लग चुका था कि सलीम खान साहब और जावेद अख्तर जी मिले हैं रमेश सिप्पी से, ये बात कहने के लिए कि भाई अगर आपको मुनासिब नहीं लगता तो आप अमजद खान साहब यानी गब्बर सिंह के लिए जो पात्र है उनको आप हटा सकते हैं। अब आप समझिए कि जो व्यक्ति आपको लेकर के आया, जिसने आपकी सिफारिश की, और वही व्यक्ति जब आपको लगे कि उसी व्यक्ति ने आपको हटाने की भी सिफारिश की है, तो आप बताइए आपका दिमाग काम पर लगेगा या क्या लगेगा, किस तरह से लगेगा। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच में भी आप देखिए अमजद खान साहब ने किस प्रकार गब्बर सिंह का पात्र अभिनीत किया स्क्रीन पर। मैं आपको कॉन्फिडेंस की बात बता रहा हूं, और कल भी मैं कॉन्फिडेंस की बात ही कर रहा था कि आप एक एक जगह पर, एक ही शॉट में नहीं, गब्बर सिंह जब जब स्क्रीन पर अपीयर हुआ, जब जब वो पदार्पण हुआ, जब जब
गब्बर सिंह का शॉट है शोले फिल्म में, पूरी फिल्म में आप देखिए, कहीं पर भी उसका कॉन्फिडेंस आपको हिला हिला हुआ या डगमगाया हुआ लग रहा है। मैं कहता हूं आप एक जगह भी गब्बर सिंह को इस तरह से नहीं देखेंगे कि भाई उसका कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है। जबकि पर्दे पर तो वो ये सारी चीज अभिनीत कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनके साथ में क्या चल रहा है जब वो फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पर क्या हो रहा है। तो ये जो चीज थी, ये मैं आपको बताने की कल भी कोशिश की कि ये गब्बर सिंह है साहब, और गब्बर सिंह मतलब गब्बर सिंह। अमजद खान जो कि स्टेज रंगमंच के मंझे हुए कलाकार थे, और उनमें वो चीज बहती थी जो कि एक अच्छे कलाकार में और एक अच्छा इंसान में होनी चाहिए। और अंततः खुदा, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु सभी ने उनका बहुत ज्यादा साथ दिया, बहुत ज्यादा साथ दिया। लेकिन रमेश साहब ने भी डिसाइड कर लिया था कि भाई विलेन रहेगा तो अमजद खान ही रहेगा, गब्बर सिंह ही रहेगा। अमजद खान को हम रिप्लेस नहीं करने वाले। वेल, इस चीज के बारे में जब पता चला, मैं जब अमजद खान साहब को पता लग चुका था कि भाई सलीम जावेद ने इस तरह से कहा है उनके बारे में, तो आपने इस बात को जरूर नोट किया होगा कि उसके बाद से, शोले के बाद से, अमजद खान साहब ने कभी भी सलीम जावेद की लिखी हुई किसी भी स्क्रिप्ट में कोई भी भूमिका अदा नहीं की। इसका मानना ये है, इसका इसको ये माना जाए कि उसके बाद में ना तो कभी अमजद खान साहब इसीलिए शान फिल्म में कभी भी ये हिस्सा नहीं रहे इनके प्रोडक्शन हाउस का, ना ही सागर फिल्म में अमजद खान साहब ये हिस्सा रहे इनके प्रोडक्शन हाउस का। हालांकि सागर के आते आते तो सलीम जावेद साहब की जोड़ी टूट ही चुकी थी। तो शान, शक्ति, इन फिल्म के में हो सकता था कि अ, अमजद खान साहब आते, उनको लिया जाता, शायद संपर्क भी किया गया होगा अमजद खान को इन फिल्म्स में लेने के लिए, जो कि बाद में सलीम जावेद की जो फिल्में फ्लोर पर आई। लेकिन सलीम जावेद क्योंकि अमजद खान साहब के साथ में ऐसा कर चुके थे कि उनके नाम को हटाने की जो सिफारिश की थी, उसके चलते अमजद खान ने फिर दोबारा से कभी भी सलीम जावेद की स्क्रिप्ट के ऊपर, उसकी लिखी हुई किसी भी कहानी के ऊपर, इन दोनों की कहानी जो उन्होंने लिखी, उन पर कभी भी ध्यान भी नहीं दिया। काम करने की तो आप बात छोड़िए। लेकिन यहाँ सलीम जावेद साहब की भी कोई गलती नहीं थी, और अमजद खान साहब की तो बिल्कुल भी कोई गलती थी नहीं। तो आप देखिए कि उसके बाद में भी दिक्कतें कहाँ आई। अमजद खान जो थे, उन्होंने सारी चीज बहुत अच्छी की, बहुत बढ़िया। बाद में ये भी अफवाह फैलाई गई शूटिंग के दौरान, जब अमजद खान अपने डायलॉग बोलते थे, कि भाई आवाज जो है ना वो बहुत ज्यादा पतली है। जो डकैत है ना उसके हिसाब से, उसका जो डील डॉल है, उसका जो तरीका है, उसके जो भाव भंगिमाएं हैं, उसके मूवमेंट हैं जो स्क्रीन पर, उसके हिसाब से उसके सामने अमजद खान की आवाज, खुद की जो आवाज है, बहुत पतली आवाज है, और थोड़ी आवाज कर्कश भी है। यानी उसमें थोड़ा बच्चे वाला इफेक्ट आ रहा है, जैसे एक बच्चा होता है जो बहुत समय तक खांसता रहता है और उसके बाद में जब वो बोलता है, उस तरह की आवाज अमजद खान की बताई जा रही थी कि इस तरह की आवाज प्रतीत होती थी। तो सभी लोगों ने कहा कि साहब ये आवाज चल नहीं पाएगी और ये दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा, और एक छोटी पतली आवाज वाला खलनायक इतनी बड़ी फिल्म को बर्बाद कर सकता है। जबकि रमेश सिप्पी को गब्बर सिंह का यही अंदाज बड़ा अच्छा लग रहा था। अंदर ही अंदर वो
बहुत ज़्यादा मजबूत थे कि भाई मुझे गब्बर सिंह को किसी भी मामले में रिप्लेस नहीं करना है। बल्कि ये तो एक अच्छी बात है कि एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। कर्कश का मतलब है वो अपनी तरह की, मतलब अपने आप में पहली कोई एक आवाज होगी जो कि अलग किस्म की होगी, खलनायक के ऊपर। जो उनकी आवाज जो फबेगी, वो एक अलग किस्म की आवाज होगी। इससे पहले इस तरह की आवाज खलनायक के ऊपर कभी भी महसूस ही नहीं की गई। तो रमेश सिप्पी का 1% भी ये दिमाग में नहीं था कि भाई मुझे ना तो अमजद खान को बदलना है, ना अमजद खान की आवाज को बदलना है। लेकिन ये सुगबुगाहटें तब तक चलती रही जब तक अमजद खान साहब ने फिल्म की शूटिंग पूरी ना कर दी, बल्कि उसके बाद में भी अमजद खान का लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा। हम्म, मगर रमेश सिप्पी ने कहा कि भाई ये आवाज है, बड़ी अप्रत्याशित आवाज है, ऐसी आवाज पहले सुनी हुई नहीं थी लोगों द्वारा, ये पहला एक अनुभव होगा। लेकिन इस चीज में भी सलीम जावेद थे ना, वो इतने ज्यादा आश्वस्त नहीं थे। उनका भी ये मानना था कि भाई इतना खतरनाक एक विलेन, खलनायक हम दिखा रहे हैं और उसकी इतनी पतली सी आवाज, क्योंकि जो आवाज आप सुनते हैं ना आज, वो डबिंग के बाद में उसमें वो प्रभाव डाला अमजद खान साहब ने। जो लोकेशन पर जो वो आवाज, जिस आवाज में वो डायलॉग बोलते थे, वो आवाज माना जाता है कि बड़ी पतली आवाज थी। वो तो अमजद खान साहब ने बाद में उसको क्रिएट किया खुद ने, जब उन्हें मालूम पड़ा कि भाई, मालूम चला कि आप लोग अब उनकी आवाज के ही पीछे पड़ गए कि साहब अब तो आवाज को बदलो, ये आवाज अच्छी नहीं लग रही। माना कि इन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन उस एक्टिंग के ऊपर इनकी आवाज नहीं जम रही है। तो अमजद खान साहब को बिल्कुल आराम नहीं करने दिया किसी ने भी। चलिए, बहरहाल कुछ लोगों ने जो वास्तव में उनके लिए वकालत की, आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि पर्दे पर जो व्यक्ति जया बच्चन को, जो कि उस समय जया भादुड़ी थी, और फिर बाद में उसी फिल्म में वो जया बच्चन भी बन गई, यानी इस फिल्म में अगर आपको देखना हो, जया भादुड़ी की शादी हो गई थी अमिताभ बच्चन के साथ में। तो आधी फिल्म में तो जया भादुड़ी कुमारी हैं, और आधी फिल्म में जया बच्चन जो है वो शादीशुदा है। ये फिल्म आपको बताएगी अमिताभ बच्चन के बारे में कि भाई, हाँ, अमिताभ बच्चन इस फिल्म में कुंवारे भी हैं और शादीशुदा भी हैं। ठीक है। तो जया बच्चन इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा आश्वस्त थी कि नहीं, आवाज को नहीं बदलना, बिल्कुल नहीं बदलना। और वो अड़ गई, उन्होंने बात की। यानी अगर किसी ने अगर सही मायनों में अगर वकालत की गब्बर सिंह के लिए, यानी अमजद खान साहब के लिए, तो जया बच्चन ने की। जया, जो उस समय जया भादुड़ी और जया बच्चन दोनों ही थी। और आपको ताज्जुब होगा कि उसके अलावा, इस चीज के अलावा, एक और ऐसा शख्स था, एक और ऐसा व्यक्ति था जिसने कि बराबर तौर पर इस बात को जोर दिया कि नहीं, आप बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर आप फिल्म से अमजद खान साहब की आवाज को निकालते हैं तो। और वो कोई नहीं, वो एक थे विदेशी व्यक्ति जिनको हम जिम एलन के नाम से जानते हैं। जिम एलन वही जिन्होंने इस फिल्म के जितने भी जो लड़ाई के जितने भी शॉट्स थे वो लिए थे। मतलब वो जो फाइट मास्टर तो नहीं थे, हाँ एग्जैक्टली exactly, उनके साथ में लोग थे जो फाइट मास्टर वगैरह थे, लेकिन वो फाइट मास्टर से उनका कहीं ज्यादा कद बड़ा था। वो पूरा डायरेक्टर ऑफ फाइटिंग थे। उन्होंने भी इस चीज का महसूस किया कि भाई आप अमजद खान की आवाज को मत निकालिए। हालांकि प्रोडक्शन आपका है, राय आपकी है, लेकिन जहां तक मेरा भी विचार है, यानी जब जहां तक जिम एलन का विचार है, तो इस फिल्म से अगर अमजद खान की आवाज को निकाल दिया जाए तो फिल्म में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। बहरहाल रमेश सिप्पी ने दोनों तरफ की बातों को सुना, और अब आप समझिए कि आ, इस तरह की बातें हों और अमजद खान के दिल पर, उनके जहन पर क्या नहीं बीत रहा होगा। अमजद खान साहब बेसिकली टूट चुके थे इन सारी बातों को सुन सुन करके। तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई डबिंग के लिए।
कोशिशें की कि साहब डब कीजिए इनकी आवाज़ को। सलीम जावेद साहब पहले ही उनकी आवाज़ को या मतलब उनको ही रिप्लेस करने की बात कह चुके थे कि भाई आप हो सके तो गब्बर सिंह को ही रिप्लेस कर दो। बाद में सलीम जावेद साहब ने कहा कि अगर आपको आवाज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप आवाज़ को रिप्लेस कर दीजिए। और ये सारी चीज़ें अमजद खान साहब को परेशान करने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए, उनका करियर खराब करने के लिए, जो कि बनने से पहले ही शायद खत्म हो चुका होता अगर उनकी आवाज़ को ही डब कर दिया होता। अमजद खान साहब के दिमाग में सारी बातें चल रही थी और अमजद खान साहब भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको भी लग रहा था कि यार अगर मेरी आवाज़ ही एकमात्र ऐसा कारण है जो कि लोगों को लगता है कि इस आवाज़ की वजह से पूरी पिक्चर को ही ले डूबेगी, और जबकि फिल्म के ऊपर इतना सारा पैसा लग चुका है, कई करोड़ों में फिल्म बनी थी, आप समझिए। इसके बजट के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जो मेरा अगले वीडियो आएंगे। आप बताइए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, अमजद खान साहब कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, दोनों तरीके से परेशान। उनको अपने करियर का भी लग रहा था कि वो बनने से पहले ही खराब हो जाएगा, क्योंकि ये बात मार्केट में पहुंचेगी कि साहब आवाज अच्छी नहीं है इसकी, तो लोग क्यों लेंगे इनको कि भाई एक्टिंग किसी और से कराएं, फिर डबिंग किसी और से कराएं, कौन इतनी झंझट पालेगा बाद में। कलाकार तो वही होता है ना जिसकी आवाज अच्छी हो, है ना। अमिताभ बच्चन की आवाज को भी गलत माना गया था, ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट किया गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वही उनका यूएसपी, वही उनका टीआरपी, और आज तक भी आप देखिए कौन बनेगा करोड़पति तक, तब से लेके अब तक इतने लंबे सफर तक आवाज के भरोसे ही अमिताभ बच्चन कायम है। किसी एक कलाकार से उसकी आवाज को ही ले लिया जाए या आवाज को बदल दिया जाए, किराए की आवाजें ली जाएं, तो क्या मतलब है उस आवाज का। अब देखिए अमजद खान साहब के साथ में कि अमजद खान साहब बिल्कुल टूट चुके थे, इतनी ज्यादा स्थितियां खराब हो चुकी थी कि अमजद खान साहब ने सोचा कि यार इस फिल्म को जैसे तैसे करके मैं पूरी करता हूं, और उनको इस बात का पूरा इल्म हो चुका था कि कुछ लोग उनका करियर बर्बाद करने के लिए उनके पीछे लग गए हैं और पूरी तरीके से उनको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। लेकिन रमेश सिप्पी अपनी बात के पक्के थे और उनका सिर्फ गब्बर सिंह के साथ में ही नहीं, अमजद खान के साथ में ही नहीं, उनका उनके जितने भी कलाकार होते थे जो उनकी फिल्म्स में काम करते थे, उन लोगों से उनका एक जिस्मानी, मतलब एक होता है ना कि सिर्फ एक एक फिजिकल टाइप का एक रिलेशन नहीं था, वो उन सभी को मनोवैज्ञानिक रूप से, मतलब जो जो होता था उनके बीच का जो रिश्ता होता था, वो सभी अपने कलाकारों का जो मनोविज्ञान होता था, उनके दिमाग को, उसको भी पढ़ लेते थे, समझ लेते थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण गुण था कि वो बहुत ज्यादा, उनमें धैर्य था, बहुत ज्यादा विवेक, बहुत ज्यादा, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि मिस्टर कूल। इतना सारा संघर्ष चल रहा था सेट पर, लेकिन वो बहुत ज्यादा धैर्य से काम लेते थे और बहुत ज्यादा पंक्चुअल थे और बहुत ज्यादा, मतलब अपनी बात पर टिके रहने वाले इंसान थे। मैं रमेश टिप्पी साहब की बात कर रहा हूँ। और इन सारी सुगबुगाहटों के बीच में उन्होंने बीच में कभी भी अपना आपा नहीं खोया, शांत रवैये से वो अपने सभी, जो भी उनके कलाकार होते थे, अभिनेता होते थे, उनके पास आते थे, उनका हौसला अफजाई करते थे, और खास तौर पर गब्बर सिंह के लिए वो बहुत ज्यादा सहानुभूति रखते थे। और सिर्फ वो धैर्यवान नहीं थे, बल्कि वो उनके बीच में एक हंसी मजाक वाला माहौल भी क्रिएट किया करते थे। यानी एक जो डायरेक्टर वास्तव में आदर्श होता है ना किसी के लिए, वो उस तरह का एक किरदार थे रमेश सिप्पी साहब, इसीलिए उनके साथ में हर व्यक्ति काम करना चाहता था। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, उस समय उनकी उम्र महज 28-29 साल थी। इतनी छोटी उम्र और इतने इतना जबरदस्त उनमें धैर्य था। लेकिन यही चीज आप देखिए उनको लाइमलाइट में लेकर के आया, और ऐसा लेकर के आया कि आज आज भी हम और आप शोले की बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अब इस फिल्म में आगे जो हुआ वो थोड़ा सा, मतलब वही चीज आपको मैं क्या बोलूंगा कि अमजद खान साहब इस फिल्म में लगे हुए थे, और उस तरीके से लगे हुए थे कि पर्दे पर जब वो शूटिंग नहीं कर रहे होते थे इन सभी सुगबुगाहटों के बीच में, तो वो क्या करते थे कि
जब उनका मुंबई जाना होता था, वैसे तो वो सेट को छोड़ करके बहुत कम जाते थे, लेकिन जब फ़िल्म के बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात हुई, इसके पूरा गानों की बात हुई, तब भी आप अमजद खान साहब को पंचम दा के रिकॉर्डिंग रूम में देख सकते थे। वहाँ पे बैठे रहते थे और हर एक चीज़ के ऊपर, हर पहलू के ऊपर पंचम के काम की बारीकियों को देखते थे। और यही उनके वहाँ स्टूडियो में बैठे रहने की जो वजह थी, यही बाद में आर डी बर्मन साहब यानी पंचम दा और अमजद खान साहब के बीच की दोस्ती का कारण बनी। और इनके बीच की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। बाद में अमजद खान साहब ने अपनी होम प्रोडक्शन मूवीज जो बनाई, अ, जैसे चोर पुलिस बनाई उन्होंने, अमीर आदमी गरीब आदमी बनाई, एक फिल्म आई थी चलता पुर्जा, शायद वो भी उनकी थी। तो ये फिल्म्स जो जब उनकी आई थी बाद में 5-6 साल के बाद में शोले के, वहां पर आर डी बर्मन को ही उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में चुना। तो ये सिटिंग जो हुआ करती थी शोले के लिए, जो स्टूडियो में, म्यूजिक स्टूडियो में, वो ये इन दोनों के बीच का जो एक केमिस्ट्री थी, उसको बढ़ाने में इस फिल्म का एक बहुत बड़ा योगदान है। बहरहाल, आपको ये जो फिल्म थी, इसके बारे में अमजद खान साहब का क्या रवैया था, उनका क्या पहलू था, क्या पक्ष था, ये बात मुझे लगता है कि आपको शायद ही कभी इस तरीके से आपने बात को समझा हो, सोचा हो कि एक गब्बर सिंह जो है वो मात्र एक किरदार नहीं है, वो पूरी फिल्म का एक ऐसा हिस्सा है, वो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, जो कि आप अगर फिल्म से अगर उसको हटा दोगे ना, तो फिल्म खड़ी नहीं रह पाएगी, क्योंकि बिना विलेन के तो कोई फिल्म रह नहीं सकती। ऊपर से गब्बर सिंह, वो मशहूर डाकू। तो आप ये समझिए कि अब जब बात हुई फिल्म जब बन गई, बनने के बाद में रिलीज होने और बनने के बीच की जो स्थिति थी ना, जब गब्बर सिंह ने अपना काम खत्म कर लिया, उसके बाद में यानी अमजद खान साहब ने जब अपना काम खत्म कर लिया, तो जब वो मुंबई लौटे और अपनी वाइफ के साथ में अक्सर वो जाया करते थे, रात के समय टहलते थे और अह, देखते थे कि भाई फिल्म के जो पोस्टर्स हैं वो कहाँ लगे हुए हैं। और फिल्म में बताया गया था पोस्टर्स में कि अब तक की सबसे महान फिल्म, अब तक की सबसे महान कहानी। तो जब अमजद खान साहब अपनी वाइफ के साथ में, शैला जी के साथ में, जब रात को अपनी कार से घूमने निकलते थे, तो चौपाटी के पास में एक बहुत बड़ा एक होर्डिंग लगा रहता था, जहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये सारी इबारतें लिखी होती थी शोले के बारे में, तारीफ़ें, और उसमें अमजद खान साहब का बड़ा खतरनाक चेहरा, भाव शून्य चेहरा, उस चेहरे को देख करके शैला जी को बड़ा अच्छा लगता था। और उन्हें विश्वास था कि नहीं, अमजद खान साहब चलेंगे, और चलेंगे नहीं साहब, दौड़ेंगे, और ऐसा दौड़ेंगे कि वो, आप समझिए कि मतलब उनका कोई मुकाबला होगा नहीं। तो इस तरह से अमजद खान साहब ने अपने उन दिनों को बिताया, जो कि शोले के साथ में उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में जिसने बहुत ज़्यादा का साथ दिया, वो उनकी वाइफ सबसे बड़ी प्रेरणा। उसके बाद में आप देखिए रमेश सिप्पी खुद, जिम एलन, और जया भादुड़ी तो खैर सबसे पहले थी ही, क्योंकि उन्होंने अमजद खान की उस समय मदद की कि जब अमजद खान साहब के पास में कोई भी प्रेरणा थी नहीं कि भाई डकैत कैसे होते हैं चंबल के, और ये तो उन्होंने फिर अभिशप्त डाकू नाम से एक, उनके पिता द्वारा जो नोवेल था, तरुण भादुड़ी, तरुण कुमार भादुड़ी ने जो नोवेल लिखा था, वो जो नोवेल दिया, उसके बाद में फिर जिस प्रकार
जया भादुड़ी ने उनकी वकालत की, शायद ये सारी चीज़ें उनके लिए डेस्टिन थी। और अमजद खान साहब इस चीज़ का शुक्र मानते हैं, वो जब तक जिंदा रहे उन्होंने इन सब चीज़ों को अपने सर माथे पे रख लगा करके रखा। और बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत उम्दा कलाकार थे। और इस सारी चीज़ों के बीच में, इन सभी के बीच में उनका और अमिताभ बच्चन की भी बहुत ज़्यादा मुलाकातें हुई और बहुत अच्छी एक दोस्ती बनी उनके बीच में, बहुत ज़बरदस्त। और अमजद खान और अमिताभ बच्चन के बीच की दोस्ती के किस्से भी अक्सर हम सुनते हैं। अ, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल आपके समक्ष थोड़ा सा और गब्बर सिंह के बारे में अपनी बात को विस्तार दूंगा कि किस प्रकार शोले के साथ में उनका क्या व्यवहार रहा, उनकी मनस्थिति क्या रहती थी उस समय, कितने परेशान रहते थे। और आप विश्वास मानिए, इसके बाद में भी गब्बर सिंह यानी अमजद खान साहब को आराम नहीं मिला। इसके बाद में अमजद खान साहब को क्या क्या दिक्कतें पेश आई, किन किन लोगों ने और उनके साथ में परेशानियां दी और किन लोगों ने उनको सपोर्ट किया। क्योंकि अभी तक मैंने आपको ये नहीं कहा है कि फिल्म शोले रिलीज हो चुकी थी। ये वो बात है कि शूटिंग खत्म करने के बाद और फिल्म को रिलीज होने के पहले की स्थिति तक मैंने अपनी बात को आज छोड़ा है। और जब फिल्म का रिलीज होगा, यानी 12 अगस्त या 15 अगस्त 1975 जो कि डेट दी हुई है शोले के लिए, रिलीज के लिए, उस समय तक भी अब गब्बर सिंह के सामने यानी अमजद खान साहब के सामने क्या क्या चुनौतियां आएंगी, उस चीज के बारे में मैं आपकी सेवा में कल हाजिर होकर के इन बातों को बड़ा ही तफसील से बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन चलने से पहले मेरी आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज आपकी अत्यंत मेहरबानी होगी, क्योंकि आपका इस तरह का सुझाव, आपका वो ध्यान जो कि मैं चाहता हूं, यही चीज मेरी प्रेरणा का सबब है और यही चीज मुझे प्रोत्साहित करेगा। अभी तो चलता हूं, लौट के मिलता हूं इसी उम्मीद के साथ में कि आप सभी लोगों के साथ में ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु और मेरे जीसस आपके साथ में हमेशा रहेंगे। हर उस जगह पर जहां आप जाएंगे, हर उस काम पर जो आप करेंगे करेंगे जिस पर उनकी निगाह होगी। अभी आपसे रुखसत लेता हूं। धन्यवाद एंड हैव अ नाइस टाइम। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। टेक केयर।